हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 7 जुलाई 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें अभी हम सीडीपी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, जो कि हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही पढ़ेंगे। इसकी ऑलरेडी 13 क्लासेस हम यूट्यूब पर पोस्ट कर चुके हैं, जिनकी पीडीएफ भी आपको साथ के साथ ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है। जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर सीडीपी जुलाई 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ सारी पीडीएफ आपको लगातार मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या इसमें बाधाएं आती हैं, ठीक है, क्या क्या सरकार ने इसके लिए प्रयास किए हैं। तो एक एक करके हम सब कुछ पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बाद में आपके लिए कुछ हमने प्रश्न भी ऐड किए हैं, 3 से 4 प्रश्न, उन पे भी नज़र बनाएंगे और आप देखेंगे कि पूरी क्लास कवर करने के बाद इजीली आप उन प्रश्नों को लगा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, सबकी शिक्षा सबके साथ। तो समावेशी शिक्षा जो टर्म है उसका मतलब होता है कि सबकी शिक्षा होनी चाहिए सबके साथ। ठीक है, एक साथ सबकी शिक्षा होनी चाहिए, ये इसका मतलब होता है। पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, लेकिन काफ़ी साल पहले ये पूछा गया था। अभी ये पूछा नहीं जाता है, और पूछा जाएगा तो आप इजीली बता देंगे। सबकी शिक्षा सबके साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है। ठीक है, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, यानी कि विकलांग, सामान्य या फिर मेधावी, सभी तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो चाहे कोई विकलांग बच्चा है, चाहे कोई सामान्य बच्चा है, या फिर कोई गिफ्टेड मेधावी बच्चा है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, सबको एक साथ नॉर्मल गिफ्टेड को नियमित स्कूल, रेगुलर स्कूल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेगुलर स्कूल होते हैं हमारे, उनमें सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा की बहुत अच्छी सी इमेज भी हमने आपके लिए आज की पीडीएफ में आपको प्रॉपर इमेजेस भी मिलेंगी। देखिए, ये दिख रहा है आपको, लंबा बच्चा है, ठीक है, ये टॉल बॉय है, ठीक है, ये हैंडीकैप्ड है, ठीक है, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, हैंडीकैप्ड भी है, इसमें लंबा भी है, नाटा भी है। ठीक है, सभी तरह के बच्चे हैं, इसी में मेधावी बच्चे भी होंगे, सामान्य बच्चे भी होंगे। तो सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तभी इस टर्म का मतलब फ्रेंड्स है सबकी शिक्षा सबके साथ। क्लियर है? चलिए, ये होता है समावेशी शिक्षा का मतलब। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो पता चल गया कि समावेशी शिक्षा होती क्या है, लेकिन कहाँ से ये टर्म आया, कब आया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि स्पेन शहर ने अपना जो मैनिफेस्टो दिया था, ठीक है, घोषणा पत्र, कब? 1994 में, स्पेन सिटी में। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस मैनिफेस्टो में क्या क्या था। ठीक है, थोड़ा सा मूव कर लेंगे स्क्रीन को, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ,
तो क्या क्या होता है समावेशी शिक्षा के साथ साथ? दरवाजे चौड़े होने चाहिए, यानी कि वाइड डोर्स। फ्रेंड्स, जैसे कोई बच्चा फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, फिज़िकली चैलेंज कोई बच्चा है, इजीली क्लासरूम के अंदर जा सके, स्कूल के अंदर जा सके, तो इसलिए दरवाजे चौड़े होने चाहिए। आपने देखा होगा स्कूल्स के जो गेट बने होते हैं, डोर बने होते हैं, चौड़े चौड़े बने होते हैं, ताकि इजीली उसमें नॉर्मल बच्चा भी जा सके। या फिर क्या होता है, एक चौड़ा डोर होता है, एक छोटा डोर होता है, ठीक है। तो छोटे वाले डोर को बंद करके रखते हैं और चौड़े वाले डोर को खुला रखते हैं। उसमें क्या होता है कि जब किसी को ज़रूरत होती है तो छोटे वाले को भी खोल लेते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा है रैंप। आपने देखा होगा रैंप, स्कूलों में आप देखते हैं, प्राथमिक स्कूलों में या फिर इंटर कॉलेज में रैंप भी बनी होती है। वो रैंप का मतलब ये है कि कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा है तो रैंप से इजीली वो क्लासरूम तक जा सके, चढ़ सके, ठीक है। तो उनके लिए रैंप भी बनाई जाती है। शौचालय, फ्रेंड्स नॉर्मल टॉयलेट में तो हम सामान्य बच्चा यूज़ करता है नॉर्मल टॉयलेट को, ठीक है, साधन को, लेकिन जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होगा बच्चा, फिज़िकली चैलेंज होगा, वो कैसे यूज़ करेगा? तो उसके लिए स्पेशल तरह के टॉयलेट्स बनवाने चाहिए, ठीक है। और नंबर 5 पे है सामग्री का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स, और ज़रूरत की चीज़ें जो कि फिज़िकली चैलेंज बच्चों के लिए काम में आती हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई के दौरान। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। ये सब किस में था? स्पेन शहर का जो 1994 में मैनिफेस्टो आया था, घोषणा पत्र आया था, उसमें ये सब चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाई है फ्रेंड्स। पीडीएफ में प्रॉपर अच्छे से इमेजेस भी ऐड किए हैं। आपको पीडीएफ को देख के ही मज़ा आ जाएगा, और आप पीडीएफ को एक बार रीड करेंगे, केवल एक बार रीड करके ही आप पूरा चैप्टर याद कर लेंगे, ठीक है। इमेजेस को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस लाइन का मतलब है, ठीक है। देखिए, समावेशी शिक्षा जब हम देते हैं, टीचर जब समावेशी शिक्षा देते हैं विद्यालय के अंदर, तो उसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं, ठीक है। किस तरह की बाधाएं होती हैं? वो 3 तरह की बाधाएं होती हैं फ्रेंड्स। नंबर 1, अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, टीचर्स निगेटिव एटीट्यूड। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक क्लास में जो बच्चे होते हैं, सभी के सभी मेधावी नहीं होते। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है। कोई एवरेज बच्चा होता है, कोई बहुत ही लो एवरेज बच्चा होता है, कोई मेधावी बच्चा होता है। तो सबके सीखने की जो कैपेसिटी है वो एक समान नहीं होती। तो कभी कभी टीचर क्या करता है, जो बच्चा नहीं सीखता है, एक बार बताने से या 2 बार बताने से उसकी पिटाई कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बाधाएं यानी ब्लॉकेजेस का एक पार्ट है। तो यदि कोई बच्चा कमज़ोर है या लो एवरेज है, तो उसको 2 की जगह 3 बार बताओ, 4 बार बताओ, ठीक है, एक अपना नॉर्मल बिहेवियर रखते हुए। उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये टीचर का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में यदि टीचर का निगेटिव एटीट्यूड है, निगेटिव व्यवहार है, दृष्टिकोण है, तो वो एक बाधा का काम समावेशी शिक्षा में करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरह की बाधाएं आती हैं जिनसे कि बचना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे और सेकंड जो बाधा होती है उसको भी हम देखेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स, एक बार पढ़ रीड कर लेते हैं। दूसरा जो क्या होता है बाधा, दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार, नेगेटिव बिहेवियर ऑफ अदर चिल्ड्रन। दूसरे बालकों का, ये को काट देंगे यहाँ से, गलती से मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। दूसरे बालकों का नकारात्मक व्यवहार, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका, जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे निगेटिव बिहेवियर। सामान्य बच्चा उन बच्चों से चिढ़ेगा, ठीक है। जो अपाहिज बच्चे होंगे, विकलांग फिजिकली चैलेंज बच्चे होंगे, उनके पास नहीं बैठेगा, ठीक है, उनके साथ खाना नहीं खाएगा, उनके साथ खेलेगा नहीं। तो इस तरह की बाधाएं भी आ जाती हैं, ठीक है। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, हमने इमेज भी लगाई हुई है आपके लिए, कि जो नॉर्मल बच्चा है वो फिजिकली चैलेंज बच्चे से दूर भाग रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्या आ जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है कि सामान्य बालकों के माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, निगेटिव बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन, ठीक है। जो सामान्य बालकों के माता पिता हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा
फिजिकली चैलेंज बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बाधा है। माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा सामान्य बच्चा है, हमारा सामान्य बच्चों के साथ ही बैठे, अच्छे बच्चों के साथ बैठे। ठीक है, उनको वे निगेटिव दृष्टि से देखते हैं जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं। तो इस तरह के कई बार कंप्लेन लेके, देखिए आपको दिख रहा होगा कि पेरेंट्स आए, ये पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको, टीचर से कंप्लेन कर रहे हैं कि आपको हमारे जो बच्चे को है सामान्य बच्चे के साथ बैठाना है, फिजिकली चैलेंज बच्चों के साथ नहीं बैठाना है। तो इस तरह की बाधाएं भी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 तरह की बाधाएं थी फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग, किसी भी बच्चे की लेबलिंग करने से उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा क्या है लेबलिंग में? फ्रेंड्स, लेबलिंग का मतलब है जैसे फिजिकली चैलेंज बच्चा है कोई, ठीक है, एक आँख किसी की खराब है, 1 आइड चिल्ड्रन है, कोई चाइल्ड है, तो हम उसे कह के बोलते हैं ओ काने इधर आ। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यदि किसी का एक पैर खराब है, वो लंगड़े इधर आ। ठीक है, लंगड़े तूने खाना खा लिया। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है, इस तरह की लेबलिंग नहीं देनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, कुछ यदि इस तरह की लेबलिंग बच्चों को दी जाती है तो उनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। ठीक है, अच्छा, लेबलिंग नहीं करनी चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को उसके नाम से बुलाना चाहिए। ठीक है, विवेक, मोहित, अमित, सुमित, ठीक है, प्रियंका, प्रिया, ठीक है, रिया, सोनिका, कुछ भी बच्चे को उसके नाम से यदि हम बुलाएंगे तो बच्चा क्या होता है? बच्चा खुश होता है, बच्चे को अच्छा फील होता है। आपने देखा भी होगा यदि किसी को नाम से कोई टीचर बुलाता है तो बच्चे को बहुत खुशी होती है कि वो टीचर हमें पहचानते हैं हमारे नाम से, राइट। तो हमें लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा भी है, देखिए मैंने कितनी अच्छी इमेज आपके लिए नेट से लेके लगाई है। जैसे अंधा, लंगड़ा, बैशाखी वाला इत्यादि, लाइक ब्लाइंड, लेम, बैशाखी, कि लंगड़े इधर आ। ठीक है, बैशाखी वाले बच्चे सभी बाहर जाइए। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की लेबलिंग बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा की इमेज है। देखिए फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं और नॉर्मल बच्चे भी इसमें एजुकेशन ले रहे हैं समावेशी शिक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इमेज को, स्क्रीन को, सॉरी। अब आ जाता है आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, मैं हिंदी में नाम लिखना भूल गया हूँ, आप ऐड कर लेना। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, कई बार टाइपिंग में छूट जाता है। ठीक है, मुझे ही करनी पड़ती है टाइपिंग ये, तो कई बार टाइपिंग में छूट जाता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है एकीकृत शिक्षा। अब जो एकीकृत शिक्षा है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। संशोधित किए बिना, विदाउट मॉडिफाइंग, एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। जो नॉर्मली स्कूल थे उसी में क्या किया? एकीकृत शिक्षा का मतलब सबको एक साथ शिक्षा देना। लेकिन एकीकृत शिक्षा का मतलब समावेशी शिक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? हम वही अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में एडमिशन तो बच्चों का ले लिया, लेकिन एक सामान्य स्कूल में एडमिशन लिया, बट बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि विकलांग बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? कुछ उपकरण जो ज़रूरी हैं वो होने चाहिए। ठीक है, विद्यालय में रैंप होनी चाहिए उनके चढ़ने के लिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए बताइए? रैंप होनी चाहिए, अलग से उनके लिए जो हैंडीकैप टॉयलेट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एकीकृत शिक्षा में एडमिशन तो ले लिया लेकिन मॉडिफाई नहीं किया, उसमें सुविधाएं वो नहीं तैयार की। 1974 में शुरुआत हुई किसकी? एकीकृत एजुकेशन की। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1992 में संशोधन हुआ। अमेंडमेंट कब हुआ इसमें? 1992 में।
1992 में इसमें एक संशोधन किया गया। ठीक है, और ये कब तक चली इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा कब तक चली? 1997 तक चली है, 1997 तक ही चली। ठीक है, और जो एकीकृत शिक्षा थी ये कौन कौन सी क्लासेस के लिए थी? ये केवल फ्रेंड्स 1 से 8 क्लास के लिए थी, 1 से 8 कक्षा तक के लिए थी। जबकि फिजिकली चैलेंज यदि बच्चा है तो 1 से 8 तक के लिए क्यों, 1 से 12 तक के लिए होना चाहिए पूरा। ये उच्च एजुकेशन में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें कुछ ना कुछ कमी थी। 1997 में SSA में शामिल किया गया। ठीक है, SSA का मतलब है फ्रेंड्स, लिख लेंगे आप साइड में, मुझे ध्यान नहीं रहा लिखना, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 1997 में एकीकृत शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ, काफ़ी गैप हो गया है यहाँ, थोड़ा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को। ये होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं? आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश। फ्रेंड्स, यदि कंपेयर करेंगे हम एकीकृत शिक्षा से, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि बच्चों का प्रवेश तो कराया लेकिन बिना मॉडिफाई करे, कोई चेंजेस नहीं किया उसमें स्कूल में, बस एडमिशन ले लिया। विकलांग बच्चों के लिए कोई सुविधा है या नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ क्या किया, समावेशी शिक्षा में आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में विकलांग बच्चों का प्रवेश कराया गया। मतलब उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी भी अलग से, उनके लिए रैंप बनाई गई, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई, ये सब चीज़ें। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स 2009 से इसकी शुरुआत की गई। क्लियर है? और क्या मॉडिफाई किया और क्या चेंजेस हुआ? 1 से 12 कक्षा तक, वो क्या था एकीकृत शिक्षा में 1 से कक्षा 8 तक था, लेकिन इसमें समावेशी शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक ये किया गया। ठीक है, 2020 तक सभी स्कूलों को विकलांग फ्रेंडली बनाया गया। ठीक है, बनाया जाए ऐसा उसमें प्रावधान था। ठीक है, कि 2020 तक सभी स्कूल विकलांग फ्रेंडली बने, मतलब स्कूलों के अंदर रैंप बना हो, विकलांग जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए सभी सुविधा मुहैया कराई जाएं। ठीक है, उनके लिए अलग से टॉयलेट बनाया जाए ताकि वो इजीली जा सकें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखा है 9 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई। इसमें जब स्टार्टिंग इसकी हुई 2009 में, तो 9 प्रकार की जो विकलांगताएं हैं उसको मान्यता दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपको दोनों के अंदर एकीकृत शिक्षा, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिवृत्ति विश्लेषण 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस। ये सिद्धांत फ्रेंड्स किसने दिया था? त्रिवृत्ति विश्लेषण का सिद्धांत या 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस का सिद्धांत दिया था रेन जूली ने। ठीक है, रेन जूली ने दिया था। कब? 1978 में ये सिद्धांत रेन जूली के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, असल में हुआ क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि जो गिफ्टेड बच्चा होता है, गिफ्टेड बच्चा मतलब जिसकी IQ बताया था ना 130 प्लस होती है, प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है, उसके व्यवहार के विकास के लिए 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना था उन्होंने, कि जो उसका व्यवहार है उसके विकास के लिए 3 कारकों का होना महत्वपूर्ण है बहुत। अब कौन कौन से 3 कारक रेन जूली ने बताए थे? ठीक है, पहला कारक था फ्रेंड्स औसत क्षमता से ऊपर, अबव एवरेज एबिलिटी। एवरेज एबिलिटी क्या होती है? एवरेज IQ क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, 90 से लेके
110 IQ जिसका होता है वो एवरेज बच्चा होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, एवरेज से अबव होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे के ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी की कॉपी करके कुछ भी लिख दे या कुछ भी बना दे, नहीं, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी होना चाहिए, अपना कुछ क्रिएट करके वो बनाए कुछ भी, कोई पेंटिंग है या कुछ भी अपना, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, अपनी क्रिएटिविटी द्वारा उसकी रचना करे। ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखा है कार्य प्रतिबद्धता, यानी कि इंग्लिश में टास्क कमिटमेंट। कोई कार्य बच्चे को करना है, ठीक है, तो उसके लिए कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा बच्चा ने बना दिया, ठीक है, मेरे पास बुक नहीं थी, मेरे पास कॉपी नहीं थी, ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला, मम्मी ने हेल्प नहीं की, पापा ने हेल्प नहीं की, टीचर ने हेल्प नहीं की, दोस्त ने मुझे बुक नहीं दी, ये सब नहीं होना चाहिए। कार्य प्रतिबद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। करना है कोई काम, कमिटमेंट कर दिया तो वो काम करना है। ठीक है। ये 3 तरह के जो व्यवहार हैं उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके? एक प्रतिभाशाली यानी गॉड गिफ्टेड बच्चे के लिए। ठीक है। आई होप कि आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एक इमेज है जिसमें क्या बताया गया है कि टास्क कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है, और क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, और अबव एवरेज एबिलिटी यानी कि 90 से 110 IQ से ऊपर होना चाहिए, वो इससे प्लस होना चाहिए। उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपनी कुछ भी रचना करे, ऐसे नहीं किसी की कॉपी ना करे, और टास्क का उसका कार्य का कमिटमेंट होना चाहिए, प्रतिबद्धता। करना है कोई कार्य तो एनी हाउ करना है किसी भी तरह से। ठीक है। तो जिस बच्चे का व्यवहार इस तरह का होगा उसका विकास जो है एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इमेजेस लगाने में PDF में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से इमेजेस लगाई हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, किसने, अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने नाम पढ़ा था ना, रेन जुली। देखिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, रेन जुली। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था ये, तो क्या इनके निष्कर्ष निकले थे वो भी एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। सामान्य को विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना है। इन्होंने कहा था कि जो सामान्य बच्चे हैं उनको विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाना है। द जनरल स्टूडेंट्स हैज़ टू टीच विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये उन्होंने कहा था कि इसे बोलते हैं सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन। सेकंड नंबर पे न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं LRS। एक बार ये पूछा जा चुका है LRS की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देंगे लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देख पढ़ेंगे इसको हम। विद्यालय में विकलांग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े या उनकी बाधाओं को दूर करना। जो विद्यालय है, विद्यालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ते समय कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, मतलब उनके सामने उनके लिए हर सुविधा का प्रॉपर प्रबंध किया जाना चाहिए। या किसी तरह की बाधा, यदि किसी तरह की बाधा उनकी पढ़ाई में है तो उसको विद्यालय प्रशासन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। Disabled children in school have to face the least problems or overcome their obstacles while studying in school। अब थर्ड नंबर पे जो उन्होंने बताया था कि किस तरह का होना चाहिए उसको भी देख लेते हैं। मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम से बच्चों को जोड़ना चाहिए। इसका क्या मतलब है, सभी बच्चे अपने को समान बच्चे जैसा समझे। ऑल चिल्ड्रन थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इक्वल चिल्ड्रन। ठीक है, जो सभी बच्चे हैं, ठीक है, अपने को समान समझें, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी से कमज़ोर हैं या हम किसी से ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक दूसरे को, टीचर को भी समान समझना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को भी एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के प्रति समान भाव रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना चाहिए मेन स्ट्रीम से। ये इस बात का मतलब है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स ये यहाँ तक आपका टॉपिक वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अभी आपके लिए मैंने 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो। अब देखते हैं आप इजीली उनको पिक कर लेंगे उनका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए। फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, तो विशेष विद्यालय में क्यों एडमिशन कराएंगे, ठीक है। विशेष विद्यालय में एडमिशन नहीं कराएंगे, विशेष विद्यालय में शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। दूसरे अन्य बच्चों के, सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा की का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ, ये क्या लिखा है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण के लिए जरूरी है कि छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, छात्रों को कई भाषाएं पढ़ाई जाएं, छात्रों को विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, छात्रों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए। बताइए कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा या फिर होना चाहिए। तो भाषा की कक्षा है, समावेशी वातावरण के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है कि छात्रों की समस्त आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि छात्रों को कई भाषा पढ़ाया जाए, ये ज़रूरी है समावेशी शिक्षा के लिए नहीं। छात्रों के विभिन्न दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सबको एक साथ शिक्षा देनी है, सबको समान समझना है, आवश्यकताओं का सबका ध्यान रखना है, ये उसका मतलब होता है। छात्रों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, हाँ उदारवादी रखना चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन अभी और हैं, देख लेते हैं इनको भी। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फ्रेंड्स स्क्रीन को और ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अक्षमता क्षतिग्रस्तता की ओर ले जाती है, क्षतिग्रस्तता अक्षमता की ओर ले जाती है, विकलांगता क्षतिग्रस्तता की ओर ले जाती है, अक्षमता विकलांगता की ओर ले जाती है। फ्रेंड्स पहले तो मतलब समझ लेंगे, फ्रेंड्स अक्षमता का मतलब है किसी काम को न करने की कैपेबिलिटी, किसी काम को न करने की कैपेबिलिटी, ठीक है। और क्षतिग्रस्तता क्या होती है? शरीर के किसी अंग का काम ना करना, ठीक है। फ्रेंड्स अब आप बताइए, जो अक्षमता होती है किसी काम को न करने की, जो कैपेबिलिटी होती है वो शरीर के किसी ऐसे अंग जो काम नहीं करता उसकी ओर ले जाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत लग रहा है, ठीक है। ये देखते हैं क्षतिग्रस्तता, यानी शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, ठीक है, तो वो अक्षमता की ओर ले जाएगा। उससे क्या होगा कि किसी काम को करने की कैपेबिलिटी, किसी काम को नहीं कर पाएंगे। यदि क्षतिग्रस्त है, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, तो हम किसी काम को करने में अक्षम हो जाएंगे, हमारी कैपेसिटी नहीं होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि हमारे शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, क्षतिग्रस्त है, तो हम किसी काम को करने में, किसी पर्टिकुलर काम को करने में अक्षम रहेंगे, अनकैपेबल रहेंगे। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ध्यान से सुन, एक बार और बता देता हूँ, क्षतिग्रस्तता का मतलब है शरीर का कोई अंग काम नहीं करता जैसे, ठीक है, और अक्षमता का मतलब है काम न करने की क्षमता, ठीक है, किसी काम को न करने की क्षमता। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अक्षम बच्चों के साथ अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए। जो अक्षम बच्चे होते हैं, अनकैपेबल होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनके साथ अध्यापक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बिना किसी भाव के साथ, कोई भाव ही नहीं होना चाहिए अध्यापक का, तो गलत हो जाएगा, कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। सहानुभूति के साथ, विपरीत भाव के साथ भी काट देंगे, विपरीत भाव होना चाहिए नहीं, या फिर सामान्य ढंग से। बताइए ऑप्शन 2 होगा इसका आंसर,
ऑप्शन 2 होगा या 4 होगा, 3 और 1 तो कट गया। जो अक्षम बच्चे हैं सहानुभूति का भाव उनके साथ रखना चाहिए या फिर सामान्य ढंग से। तो फ्रेंड्स जो लोग सहानुभूति के साथ लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सहानुभूति का तो रखना नहीं है किसी बच्चे के साथ भी भाव, ठीक है। अक्षम बच्चों के साथ सहानुभूति रखेंगे तो नॉर्मल बच्चों को बुरा लगेगा, इसलिए उनके साथ सामान्य ढंग से व्यवहार करना चाहिए। जो अक्षम बच्चे हैं जैसे सामान्य बच्चों के साथ करते हैं वैसा ही उनके साथ भी करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 4 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये था फ्रेंड्स आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फ्रेंड्स सेशन यदि पसंद आया है, हमारी मेहनत है और कंटेंट आपको पसंद आया है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ अपने व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने परिवार, फैमिली में, रिश्तेदार में, भाई बहन सबसे भी और उसे भी सब चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। अब तो पता ही है आपके पास हर एक एक घर में 4-4, 5-5, 6-6 मोबाइल मिलते हैं, तो सभी के मोबाइल से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे चैनल को आपका प्यार और आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फेसबुक अंकित राठी के नाम से, इंस्टाग्राम भी अंकित राठी के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम दी अंकित राठी के नाम से, जिस पे आपको सभी वीडियोस के लिंक और सभी वीडियोस के PDF आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी के नाम से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।